फेलोशिप के क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो उसकी डेडलाइन क्या है, उसको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी वेबसाइट आप देख सकते हैं और कौन कौन सी जगह आप कॉल कर सकते हैं सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, काइंडली गो टू माई प्रीवियस प्लेलिस्ट एंड फाइंड दैट वीडियो और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री पार्टनर्स के बारे में, क्योंकि जब मुझे फेलोशिप अवार्ड हुई थी तो मेरे से जनरली लोगों ने मोस्टली जो क्वेश्चंस आए थे वो इंडस्ट्री पार्टनर्स के ऊपर आए थे कि इंडस्ट्री पार्टनर क्या होता है, उनको कैसे अप्रोच करना है, वो हमें फ़ंड क्यों देंगी, क्या बेनिफिट्स है, ये सारे उन्होंने डिस्कस करने की खूब कोशिश की। और तो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस को आंसर किया, लेकिन सिंस दिस क्वेश्चन इज अराइविंग अगेन एंड अगेन सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो व्हाट इज़ इंडस्ट्री पार्टनर? इंडस्ट्री पार्टनर देखा जाए मोटा मोटा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, जो आपको 50,000 तक फंड देने के लिए रेडी हो, आपके रिसर्च के ऊपर पे करने के लिए रेडी हो, और जो आपके कॉलेज के साथ और CII के साथ MOU करने के लिए रेडी हो, वो एक इंडस्ट्री पार्टनर कहलाया जाएगा। नाउ कि यह इंडस्ट्री पार्टनर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? इंडस्ट्री पार्टनर्स आपको दो जगह से, सबसे पहला है जो आपको ब्रोशर है उसमें एक लिस्ट दी हुई है कंपनीज की कि अगर आपको खुद की कंपनी नहीं मिलती है तो आप इन कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी CII के साथ पहले भी काम कर चुकी है, तो आप वहाँ से कंपनीज देख सकते हैं। दूसरा, आप खुद से भी कंपनीज देख सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से कंपनी देख रहे हैं तो उनके क्या बेसिस है, क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट हो। लाइक एग्रोनॉमी के लिए प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, ओके। पैथोलॉजी के लिए एक फंजीसाइड वाली कंपनी होनी चाहिए, एक एंटोमोलॉजी वाले के लिए इंसेक्टिसाइड की होनी चाहिए, बायोटेक के लिए बायोटेक वाली होनी चाहिए, GPB के लिए सीड कंपनी होनी चाहिए, सीड साइंस के लिए सीड कंपनी होना चाहिए। नाउ टिप्स कि अगर आपको वो कंपनी मिल जाती है तो और क्या हम क्राइटेरिया रखते हैं। तो सेकंड क्राइटेरिया इज कि वो कंपनी आप ही के रिलेवेंट रिसर्च कर रही है। मान लीजिए अगर आप मस्टर्ड में हैं और GPB में वर्क कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई सीड कंपनी मिल जाती है तो नेक्स्ट चीज़ है कि वो मस्टर्ड पे ही काम कर रही हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उसी पे ही करे, लेकिन अगर उस पर कर रही हैं तो ऑब्वियसली आपके चांसेस हायर हो जाते हैं। तीसरा, कंपनी टर्नओवर। कंपनी टर्नओवर ईयरली 25 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। वाई? बिकॉज वो आपको एक फंड दे रही है पर मंथ 50,000 रुपीज़, और वो अमाउंट आपको एक रिसर्च के लिए दे रही है, तो वो उस फंड को, उस लॉस को बेयर कर सके और वो आपको टिल 5 ईयर्स तक वो फंड दे सके, इसलिए उसका टर्नओवर हायर होना चाहिए। देन चौथा, इंडस्ट्री मेंटोर। जो आपका इंडस्ट्री मेंटोर है एक वो PhD धारी होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली, और उनके पास हायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप ही के सब्जेक्ट से रिलेवेंट वहाँ पे उसी कंपनी में एक साइंटिस्ट पोजीशन पे या एक डायरेक्टर पोजीशन पे बंदा होना चाहिए जो आपको असिस्ट कर सके, और वो एक PhD प्लस एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। तो ये 4 बेसिक क्राइटेरिया है जो आप डिसाइड करेंगे एक इंडस्ट्री पार्टनर को सेलेक्ट करने में। देन मान लीजिए आपको कंपनी ही नहीं मिल रही, फिर क्या फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अलग तरीका है। आप उन फॉर्म को नया एक अलग वेबसाइट है उसके लिए, तो आप उसके थ्रू PM फेलोशिप फॉर डॉक्टरल रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में CII आपके लिए कंपनी ढूंढेगा, बट there is very low chances for you to get selected for PM fellowship for doctoral research. तो it's my personal suggestion to you कि आप खुद से कंपनी सर्च कीजिए so that वो आपको easily वर्क कर सके, आपके साथ easily compatible हो सके, और आपके जो चांसेस है PM fellowship होने के वो हो सके। Then हम डिस्कस करेंगे कि why they will help, वो हमें क्यों हेल्प करेगी। तो येस, दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन कि वो क्यों आपकी मदद करेगी। तो आपका जो रिसर्च है वो उन कंपनी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। आप उन कंपनी के लिए एक काम कर रहे होंगे, तो वो आप जो हैं
उन कंपनी के लिए बेनिफिशियल होने चाहिए। तो आपका रिसर्च, आप दोनों उस कंपनी को अट्रैक्टिव होने चाहिए। तो दैट इज़ ऑल अप टू यू, योर गाइड, योर कॉलेज, कि वो उस कंपनी को कैसे अट्रैक्ट करती है। बाय हुक और क्रुक यू हैव टू कन्विंस दैट कंपनी। देन कंपनी आपको क्यों सेलेक्ट करेगी या क्या बेसिस पे सेलेक्ट करेंगी? हर कंपनी के अपने अपने तौर तरीके हैं। कोई आपको रिज्यूमे मांगेगा, कोई आपसे इंटरव्यू लेगा, कोई सिर्फ रेफरेंस से हेल्प कर देगी। तो इट्स ऑल अप टू द कंपनी। तो आप हो सकता है आपको इंटरव्यू फाइट करना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंपनी आपसे कंपनी वर्क भी करवाएंगी। तो वो भी ये देखेंगे कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं। और अगर आपको रिसर्च करवाती हैं और आपसे रिसर्च होता है, तो वो रिसर्च आप उस कंपनी के लिए रेलेवेंट है या नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें एक कंपनी देखती है, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करती है। तो उनको आपको अट्रैक्ट करना है। तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप उनको कैसे अट्रैक्ट करते हैं। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मेंटर का क्या रोल है? मेंटर आपको कंपनी रिलेवेंट चीज़ें सिखाएगा, प्लस आपको रिसर्च रिलेवेंट वर्क करवाएगा। इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि वो एक आपके कॉलेज स्टडीज़ में इंटरफेयर करेगा। वो कहीं इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि जब आप MOU साइन करते हैं उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि इंडस्ट्री जो है आपके वर्क में, आपकी स्टडीज़ में कहीं भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वो आपको अपनी कंपनी में काम करने के लिए बोल सकता है या करवा सकता है, लेकिन उससे आपकी स्टडीज़ को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हाउ टू अप्रोच अ कंपनी, कैसे अप्रोच किया जा सकता है? तो देर आर सेवरल वेज अप्रोच करने का। आप पर्सनल कॉन्टैक्ट से जा सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं कंपनी को, आप कॉल कर सकते हैं, लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं। देर आर सेवरल वेज टू कॉन्टैक्ट द कंपनी। देन किस लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ को आप कॉल कर सकते हैं या उनसे बात करनी चाहिए? HR, बिग नो। आप HR को कॉन्टैक्ट करने का कुछ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि HR विल नॉट बी हेल्पफुल टू यू। बेटर आप अपने ही फील्ड से रिलेवेंट कोई वहाँ पे काम कर रहा है एक हायर लेवल पे, अब उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक सीनियर साइंटिस्ट हो गया, एक रिसर्च R&D सेक्टर के हेड हो गए। तो बेटर आप R&D के ही जो अथॉराइज्ड पर्सन हैं उनको कांटेक्ट करें, ताकि वो आपके रिसर्च को समझ सके, आपके वर्क को समझ सके, और फिर वो आपके जो भी बेसिस ऑफ क्राइटेरिया वो आपको सेलेक्ट करते हैं, वो फिर आगे आपके नाम को आगे अपनी जो सीनियर्स हैं उनको शेयर कर सके, और फिर ये MOU या अदर प्रोसीजर्स को फॉलो कर सके। देन आता है MOU कब करना चाहिए और व्हाट टू डू इन एक्सेट्रा। MOU इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। MOU जनरली आप जो है आफ्टर योर सिलेक्शन ही करेंगे, और उस MOU से रिलेवेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है MOU में एक वर्ड आता है जो IPR वाला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो आप जो भी कंपनी को सिलेक्ट करें, बेटर आप उनसे पूरी बातें डिस्कस करें, सब कुछ डिस्कस करें अबाउट देयर टर्नओवर, देयर बैलेंस शीट एंड मेंटोर की CV, कंपनी का एक प्रोफाइल, एंड देन नेक्स्ट इज आपको क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सारा वर्क कर लेते हैं लेकिन IPR के ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, एंड आफ्टर योर सिलेक्शन IPR के ऊपर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। तो बट आपको ये तो ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपकी फाइंडिंग्स, आपका रिसर्च मटेरियल और आपका जो पब्लिकेशंस है वो सब कुछ आपको CII और कंपनी के साथ शेयर करना पड़ेगा। रिसर्च मटेरियल, इट इज़ ऑल अप टू you and your college and your कॉलेज, योर एडवाइज़र, योर कंपनी, इनके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो आपको जो भी IPR करना है वो एक म्यूचुअल डिस्कशंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंडस्ट्री पार्टनर के ऊपर हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट दोज हु आर इन दिस स्टेज एंड फाइंडिंग देयर इंडस्ट्री पार्टनर, दैट विल बी हेल्पफुल टू देम। एंड अगर कोई क्वेश्चन अनआंसरेबल रह गया है तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं, और आई विल ट्राई टू आंसर दैट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट।